हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीत कुमार और आप जुड़ रहे हैं सीजीएस कोचिंग सेंटर के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशंस की। फिजिकल एजुकेशन एग्जामिनेशंस वह एग्जामिनेशन जिसे क्लियर करने के बाद आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं और उस जॉब में आप गुरु के पद को संभालते हैं और भारत के उज्जवल भविष्य में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज की हमारी कक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर है। चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। When was the first Asian Olympic Games held? पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1896 AD, 394 BC, 776 BC, 1894 AD। माय डियर फ्रेंड्स, जो पहले एशियन ओलंपिक खेल हुए वे 776 BC में शुरू हुए थे। 394 BC में वे बंद कर दिए गए। 1894 BC में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। पेरिस में मीटिंग हुई जिसके हेड थे पेरेर कुबर्टिन और 1896 में 6 अप्रैल को मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Which ruler of Rome ordered the closure of the ancient Olympic Games? रोम के किस शासक ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद करने का आदेश दिया? ऑप्शन ए थियोडियस प्रथम, ऑप्शन बी ओमन होते, ऑप्शन सी थॉमस प्रथम, ऑप्शन डी थियोडियस तृतीय। माय डियर फ्रेंड्स, थियोडियस तृतीय ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद करने का आदेश दिया था। और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 6 अप्रैल 1896 विच एम्परर ऑफ ग्रीस अनाउंस द commencement of the first Olympic Games at the Panathenaic Olympic Stadium in Athens? 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस के किस सम्राट ने एथेंस में पैनाथेनियन ओलंपिक स्टेडियम में पहला आधुनिक खेल शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए जॉर्ज प्रथम, ऑप्शन बी जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन सी कोयोट्रेनियस, ऑप्शन डी कॉर्टियस। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज प्रथम ने ही प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरुआत करने की घोषणा की थी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड इन विच ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक का झंडा सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में फहराया गया? मैं आपको बता दूं, जो ओलंपिक फ्लैग ध्वज जो बनाने की कमेटी तैयार हुई 1913 में, 1914 में बनकर तैयार हुआ, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 के ओलंपिक खेल जो है वह रद्द कर दिए गए, जिस कारण 1920 में जो ओलंपिक खेल हुए एंटवर्प सिटी में, उन खेलों में जो है इस ध्वज को फहराया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है। एथेंस जहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, प्रथम मॉडर्न ओलंपिक खेलों की। पेरिस सिटी दूसरे ओलंपिक खेल जो है सिटी में हुए, इसमें पहली बार एंग्लो इंडियंस ने 2 सिल्वर मेडल जीते। वुमेंस ने जो है विश्व में के स्तर पर वुमेंस ने भाग लिया था। भारत की महिला नहीं थी, विश्व की महिला थी।
सेंट लुइस फ्री स्टाइल रोमन रेसलिंग की जो है शुरुआत सेंट लुइस तृतीय ओलंपिक 1904 में हुई, और तृतीय ओलंपिक 1904 में ही गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल जो है 3 कैटेगरियाँ हम में प्ले को शूट करते हैं कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल लास्ट टाइम इन हॉकी? भारत ने हॉकी में अंतिम बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए बर्लिन ओलंपिक, ऑप्शन बी एंटवर्प ओलंपिक, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम ओलंपिक एंड ऑप्शन डी मॉस्को ओलंपिक। भारत ने स्वर्ण पदक जीतने का जो शुभारंभ किया था वह 1928 के ओलंपिक से किया था, और जयपाल सिंह मुंडा पहले वह भारतीय व्यक्ति थे जो पोडियम के ऊपर चढ़े थे। और आखिरी जो गोल्ड मेडल जीता भारत ने मॉस्को ओलंपिक्स में जीता था, और अभी तक विश्व में इंडिया हॉकी टीम ऐसी हॉकी टीम है जो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है मॉस्को, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। बर्लिन ओलंपिक 1936 टॉर्च की शुरुआत हुई, और यहाँ के नाजीवादी नेता हिटलर ने इस ओलंपिक का लाइव टेलीकास्ट कराया रेडियो और टेलीविजन पर। एंटवर्प ओलंपिक 1920 में ध्वजारोहण के साथ साथ ओलंपिक ध्वजारोहण के साथ साथ और शपथ भी ग्रहण की गई। ठीक है माय डियर, और आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर फ्लेम 1928 में सबसे पहली बार जलाई गई स्टेडियम में खेल के दौरान, ओलंपिक खेल के दौरान जो फ्लेम जलाई गई थी वो सबसे पहली बार एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जलाई गई। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ओलंपिक मस्कट? प्रथम ओलंपिक शुभांकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोबी, ऑप्शन बी पालोमा, ऑप्शन सी वल्दी, ऑप्शन डी अमिक। माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल तौर पर सर्वप्रथम ओलंपिक शुभांकर का उपयोग किया गया वह 1972 के स्पेन ओलंपिक में का शुभांकर जर्मनी, माफ कीजिएगा, 1972 के जर्मनी ओलंपिक के जो थे उसमें वल्दी का उपयोग किया गया था 1972 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब तृतीय बिल्कुल सही है, वल्दी। ठीक है, अब अमिक की बात करें, अमिक जो शुभांकर है वह 1976 के ओलंपिक कनाडा में यूज़ हुआ था। कोबी 1992 के ओलंपिक स्पेन में जो यूज़ हुआ था। पालोमा को शुभांकर ऑफिशियली शुभांकर नहीं था, यह 1968 के ओलंपिक में एक सिंबल के तौर पर स्थापित किया गया था जो पूरे विश्व में शांति का दूत बने, पीस ऑफ सिंबल ऑफ वर्ल्ड ऑफ पीस के तौर पर इसका जो है उपयोग किया गया था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ओलंपिक एंथम मतलब यहाँ पे जो एथेंस आप पढ़ रहे हैं ये एथेंस नहीं, ये एंथम है। ओलंपिक एंथम वाज फर्स्ट इंक्लूड इन विच ओलंपिक? ओलंपिक गान, एथेंस को आप कट कर दीजिएगा, ओलंपिक गान पहली बार किस ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था? ओलंपिक गान मैं आपको बताऊं जो ये बनकर तैयार हुआ, यह बनकर तैयार हुआ था आपका 1958 में। 1958 में जो है ओलंपिक सॉन्ग जो है बनकर तैयार हुआ था, और 1960 में जो है इसको एडॉप्ट किया गया और रोम ओलंपिक में इसको पहली बार गाया गया। यह सॉन्ग लिखा था कोर्टिस पाल्मा ने और इसको म्यूज़िक दिया स्प्राइडन सोमरस ने। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 1924 में मोटो पहली बार यूज़ किया गया था ओलंपिक में, जो हेनरी डिडान ने आपको सुझाए थे।
जिनका नाम CTS, LTS, FORTIS, ये मोटो 1920 और ओलंपिक में पहले 1924 ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में यूज़ किया गया था। और पेरिस ओलंपिक में ही मैराथन की दौड़ जो है फिक्स हुई थी। साथ में ही 50 मीटर स्विमिंग पूल में जो है लाइन का यूज़ पहली बार 1924 ओलंपिक में किया गया। बर्लिन ओलंपिक में आपको बता ही चुका हूँ। अब चलते हैं लंदन ओलंपिक की ओर। लंदन ओलंपिक 1948। लंदन एकमात्र ऐसी सिटी है जो सर्वाधिक 3 बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर चुकी है, 1908, 1948 और 2012। 1908 के जो लंदन ओलंपिक थे वो सबसे ज़्यादा 187 दिन चलने वाले ओलंपिक थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। Who won the first gold medal in modern Olympic Games? आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए जेम्स कनेलो, ऑप्शन बी केविन यंग, ऑप्शन सी डेनिस मिचेल एंड ऑप्शन डी माइक वास। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है जेम्स कैनेलो। जेम्स कैनेलो ने प्रथम गोल्ड मेडल जीता मॉडर्न ओलंपिक खेलों में 1896। इन विच ईयर इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन मॉडर्न ओलंपिक? भारतीय महिलाओं ने किस आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार सर्वप्रथम भाग लिया? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1948 एंड ऑप्शन डी 1960। My dear friends, question number 9 is right answer is 1952. मैरी डिसूजा ने 1952 के ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत की ओर से महिला ने भाग लिया था। ठीक है, 1928 के जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर फ्लेम का यूज़ हुआ था। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। एसेंट ओलंपिक वेयर हेल्ड इन ऑनर ऑफ विच गॉड? प्राचीन ओलंपिक खेल किस ईश्वर के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ऑप्शन ए ज्यूस, ऑप्शन बी हरक्यूलस, ऑप्शन सी पेसोडियन, ऑप्शन डी अपोलो। प्रश्न संख्या 10, उत्तर ए ज्यूस भगवान के सम्मान में और प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे। हरकुलिस जो है भगवान ज्यूस के ही सुपुत्र थे, इसीलिए नीमन खेल इनके सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ज्यूस जो नीमन खेल संबंधित अगर ज्यूस का ऑप्शन आता तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हरकुलिस जो है ज्यूस भगवान के बेटे थे, इनका पूरा नाम हरकुलिस ज्यूस था। पोसेडियन जो खेल है जिन्हें समुद्र देवता कहा जाता था, ये स्थीमियन जो नामक खेल इनके सम्मान में आयोजित होता है स्थीमिया नामक स्थान पर। इस खेल का मुख्य जो आकर्षण था वह नौका दौड़ और युद्ध अभ्यास। अपोलो सूर्य भगवान डेल्फी नामक स्थान पर एक खेल होता था, एक म्यूजिक फेस्टिवल होता था। ठीक है, पीथियन खेल इन्हीं के सम्मान में सूर्य भगवान के अपोलो के। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। Which muscles is 2/5 of the total weight of our body? कौन सी मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन का 2/5 भाग होती है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक मांसपेशी वॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन बी अस्वैच्छिक मांसपेशी इनवॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन सी कोमल मांसपेशी स्मूथ मसल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर का जो 2/5 भाग 40% भाग होती है वो होती है स्वैच्छिक मसल पेशियाँ अर्थात वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 12 की ओर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ह्यूमन हार्ट टू बीट वंस? मानव हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 5 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 सेकेंड और ऑप्शन डी
2 सेकेंड। माय डियर फ्रेंड्स, आपने यहाँ डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर तो सुना ही होगा। सिस्टोलिक प्रेशर जो है 0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है, वहीं डायस्टोलिक प्रेशर जो है 0.5 सेकंड में। तो अगर इन दोनों प्रेशर को ऐड कर दे तो ये बनते एक हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट बीट कितने में हुई? 0.8 सेकंड में। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? आंसर सी इज एब्सोल्यूट राइट, 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द रिमेनिंग फैट टू बी यूज फॉर एनर्जी? शेष वसा को ऊर्जा के लिए उपयोग करने में कितना समय लगता है? मतलब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे हम ऊर्जा के तौर पर यूज करने में कितना समय लेता है हमारा शरीर? ऑप्शन ए 1 से 2 घंटे मात्र, ऑप्शन बी 2 से 3.5 घंटे, ऑप्शन सी 4 से 5 घंटे, और ऑप्शन डी 6 से 7 घंटे। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा शरीर है वह एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट को जो है ऊर्जा के तौर पर पचाने में, मतलब उपयोग करने में जो समय लेता है वह लेता है 4 से 6 घंटे के बीच। और यह समय डिपेंड करता है बॉडी की अलग अलग फिजिक्स के ऊपर। एक एप्रोक्सीमेटली समय है ये, इसलिए ड्यूरेशन के बीच में दिया गया है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी 4 से 5 घंटे जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 से 7 घंटे नहीं कहा गया, 4 से 6 घंटे के बीच कहा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14। हाउ मच ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स? मानव शरीर का कितना वजन खनिजों से बना है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 10%। माय डियर फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बॉडी बनी है उसमें 6% भार जो है खनिज लवणों का है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जन प्रणाली का मतलब क्या है? ऑप्शन ए CO2 एक्सट्रूजन, मतलब CO2 को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन बी फ्लश आउट कॉन्टामिनेट्स, मतलब दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। ऑप्शन सी फूड न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी प्योरीफाई ब्लड। मेरे प्रिय मित्रों, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम है वो हमारे फेफड़ों का है, तो वह रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। दूषित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य जो है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, लिक्विड और सॉलिड प्रोडक्ट के रूप में जो 2 आते हैं। खाद्य पोषण डाइजेस्ट सिस्टम का काम है और रक्त शुद्ध करने का कार्य है किडनी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए बढ़ते हैं 16 की ओर। हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाज टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। रक्त शर्करा, मतलब रक्त में शक्कर की मात्रा के स्तर को बढ़ाने का जो या कंट्रोल करने का जो अग्नाशय में जारी हार्मोन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी बायोरेक्सिन, ऑप्शन डी एक व दोनों। माय डियर फ्रेंड, मैं बताऊं कि ग्लाइकोजिन और इंसुलिन दोनों ही हार्मोन ऐसे हैं जो पेनक्रियास से उत्पत्ति होते हैं। इंसुलिन जो है बीटा 2 सेल से उत्पत्ति होता है, परंतु यहाँ ऑप्शन में एक चीज़ देखने को है कि उसने 1 और 2 दोनों पूछे हुए हैं। दोनों ही जबकि पेनक्रियास से उत्पन्न होते हैं, पेनक्रियास से पूछने का दोनों कार्य ही ब्लड के अंदर जो है शुगर को कंट्रोल करने का है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब आगे बताते हैं कि बायोरेक्सिन का कार्य क्या है। बायोरेक्सिन का कार्य होता है, बायोरेक्सिन जो है ह्यूमन की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, ओके, उन्हें ठीक करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 17। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच में अंतर क्या है? मतलब जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव होता है उनके मध्य में क्या अंतर है? ऑप्शन है पल्स काउंट,
पल्स गणना का, दर गणना। पल्स रेट, पल्स प्रेशर एंड पल्स डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वह है पल्स प्रेशर। माय डियर फ्रेंड्स, जो पल्स प्रेशर है उस प्रेशर, वह प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का प्रेशर जो है, अंतर जो है पल्स प्रेशर कहा गया। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। द लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, माफ़ कीजिएगा इस पर्सन में गलती है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी लीवर ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी सलेवरी ग्लैंड। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 आर एब्सोल्युटली राइट। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस उत्पन्न करती है और साथ में हमारे बॉडी में जो धक्का जमता है उससे बनने वाले जो हार्मोन है वह भी प्रोड्यूस करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में आरबीसी का परसेंटेज, अर्थात जो लाल रक्त होते हैं हमारे रुधिर के अंदर, उन लाल रक्त कणिकाओं का क्या प्रतिशत है? मतलब वो हमारे रुधिर में कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं एक लाल रुधिर में, सभी में, रुधिर कणिकाओं में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन है 80%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 88%, ऑप्शन सी 90% एंड ऑप्शन डी 99%। माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका सही उत्तर है वह है 80 से 84% अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑप्शन ए 80% एब्सोल्यूट राइट। वह इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली में आता है क्योंकि ये आरबीसी डिपेंड करती है ह्यूमन ब्लड हर्स ओवर ह्यूमन बॉडी के ऊपर, कि उसका हेल्थ कैसी है, उसका फूड कैसा है, उसका डाइजेशन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है। ये सब चीज़ें जो हैं आरबीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन्हीं के आधार पर उसका बैलेंस बना रहता है, कभी अनबैलेंस तो कभी अनबैलेंस उसका होना भी यही मेन मुख्य कारण पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट माइक्रोस्कोपिक ऑफ, नेफ्रॉन एक बुनियादी इकाई है, सूक्ष्म संरचना किसकी है? ऑप्शन ए लंग्स, बी हार्ट, सी किडनी, डी लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वह है किडनी। नेफ्रॉन जो है किडनी की बेसिक यूनिट है और ये जो है ब्लड फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लंग्स की बेसिक यूनिट एल्वोलाई है, एल्वोलाई नहीं होगा तो गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, विच हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द लेगर हैज, कौन सा हार्मोन जो है लेगर हैज की वेदिपिकाओं से सिक्रेशन होता है, मतलब स्रवित होता है, बाहर निकलता है लेगर हैज की वेदिपिकाओं से? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी पेप्टोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी रेनिन। माय डियर फ्रेंड्स, लेगर हैज की वेदिकाओं से निकलने वाला हार्मोन जो है इंसुलिन है। तो आपका जो है ऑप्शन सी आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए बढ़ते हैं 22 की ओर। When the amount of oxygen in the air 20% when inhale, then the amount of oxygen release in the air, जब हम सांस लेते हैं तो 20% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं टोटल गैसेस की, सांस लेने में जितनी गैस अंदर जा रही है उसका 20%, उसमें 20% जो है ऑक्सीजन होती है। परंतु जब हम फेफड़ों से सांस छोड़ दें तो कितने % ऑक्सीजन होती है? ऑप्शन है आपके ए 16%, बी 20%, सी 10%, डी 25%। माय डियर फ्रेंड्स, 16% आर एब्सोल्युटली राइट। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जितनी गैस हम छोड़ रहे हैं उस गैस में 16% जो है मात्र ऑक्सीजन होती है, अर्थात हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण की
उस मात्रा का 20% भाग हमने अपने यूज़ के लिए रख लिया, बाकी रिटर्न कर दिया। चलें अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ग्रेट थिंकर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। मतलब मॉडर्न एजुकेशन, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन आपका काउंट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का महान विचारक है? ऑप्शन ए चेविनेस, बी एस सी बक, सी हैगमैन, डी ब्राउनवेल। माय डियर फ्रेंड्स, H.C. Buck is our absolutely right answer. क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। H.C. बक ही हैं जिन्होंने वाईएमसी की स्थापना की चेन्नई में। 1927 में आयोग गठन करने में सहायता प्रदान की और 1920 में जो दल गया था ओलंपिक में भाग लेने के लिए, उसे में भी लेने में इनका महत्वपूर्ण हाथ था। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। विच पार्ट ऑफ ग्रीक हिस्ट्री हैज़ बीन कॉल्ड द गोल्डन एज? ग्रीक इतिहास के किस भाग को स्वर्ण युग कहा गया है? ऑप्शन ए होमर पीरियड, ऑप्शन बी स्पार्टन एज मतलब स्पार्टन काल, ऑप्शन सी प्री एथेंस एज मतलब पूर्व एथेंस काल, और ऑप्शन डी पोस्ट एथेंस काल मतलब उत्तर एथेंस काल। माय डियर फ्रेंड्स, जो गोल्डन युग कहा गया है वह कहा गया है उत्तर एथेंस काल को। ठीक है, उत्तर एथेंस काल को गोल्डन युग कहा गया है क्योंकि यह काल फिलोसफर्स का था, दार्शनिकों का काल था। इस काल में लोग अपने विचार से सोचते थे, अपने रुझान प्रकट करते थे, व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा छूट मिल चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं स्पार्टन्स की। स्पार्टन्स को क्लासिकल एज कहा जाता था। गोल्डन पीरियड पोस्ट एथेंस और क्लासिकल एज स्पार्टन्स, राइट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। द पर्पज ऑफ द पेनहेलेनिक गेम्स वाज। पेनहेलेनिक जो खेल आयोजित होते हैं उनका आयोजन करने का क्या मुख्य पर्पज था? ऑप्शन ए मेक पीस शांति बनाए रखना, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स प्रमोशन खेलों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी प्रमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप इन डिफरेंट कंट्रीज, ऑप्शन डी फोस्टर फ्रेंडशिप। माय डियर, मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न संख्या 25 है उसका सही उत्तर है मेक ए पीस, शांति बनाए रखना। यूनान में अगर ओलंपिक खेल होने हैं तो उस दौरान अगर कहीं युद्ध हो रहा है यूनान के अंदर तो वह युद्ध वहीं रोक दिया जाता था, और ओलंपिक खेल के स्थान तक आने वाले देखने वाला चाहे प्रतिभागी उन्हें इतना विश्वास होता था कि हमें इन राह पे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई हमें शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएगा, मतलब मारना जो भी शारीरिक हानि होती है वो नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो उत्तर है मेक ए पीस बिल्कुल सही है, राइट। चलिए, और वैसे भी प्रमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप डिफरेंट कंट्रीज तो ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि यूनान के देशों का सबसे पहला रूल ये था कि इन खेलों में केवल यूनानी ही भाग लेगा, उससे बाहर नहीं होगा। तो इसी दौरान ये स्पोर्ट्स प्रमोशनशिप भी नहीं होता और आपका प्रमोटिंग और स्पोर्ट्समैनशिप भी नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग द यंग मैन ऑफ रोम। फुटबॉल, हैंडबॉल, पोलो, जिम्नास्टिक। रोम के युवकों के बीच सबसे लोकप्रिय खेल था फुटबॉल, हैंडबॉल, पोलो, जिम्नास्टिक। माय डियर फ्रेंड्स, रोम के जो बच्चे थे वे पसंद करते थे हैंडबॉल को, तो ऑप्शन बी आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए बढ़ चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। इन विच ईयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCTE? किस वर्ष में NCTE की स्थापना हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन डी 2005। माय डियर फ्रेंड्स, NCT की स्थापना जो एक मुख्य रूप से दी गई हुई सबके सामने वह 1995 में हुई। 1993 में इससे संबंधित बिल जो है वह पास हो गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर।
इन विच ईयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCERT? किस वर्ष में NCERT की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1957, 1980, 1961 एंड 1975। माय डियर फ्रेंड्स, 1961 ऑप्शन सी आर एब्सोल्युटली राइट। 1961 में ही NCERT की स्थापना हुई थी और 1961 में ही अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई। व्हेन वाज द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन फर्स्ट? द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब दिए गए? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1971 एंड ऑप्शन डी 1985। माय डियर फ्रेंड्स, 1961 में NCERT और अर्जुन अवार्ड शुरू हुए थे। 1980 में भारत ने अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। 1971 में ग्रामीण खेल सर्च अभियान शुरू हुआ था और 1985 के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30। व्हेन डिड एफ्रो एशियन गेम्स फर्स्ट हेल्ड? एफ्रो एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित हुए? प्रश्न संख्या आपका जो ऑप्शन है 30 के, प्रश्न संख्या 30 के जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है 2000, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 1985। माय डियर फ्रेंड्स, अफ्रीकन और एशिया लोगों के बीच, इंडिया लोगों के बीच जो एफ्रो एशिया खेल पहली बार आयोजित हुए वह हैदराबाद में आयोजित हुए थे 2003 में। ठीक है। व्हेन डिड द एफ्रो एशियन गेम्स आर हेल्ड इन 2003 इन हैदराबाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ मुख्य प्रश्न उत्तर जो पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड जो हमसे पूछ चुका है। और हर बार की तरह मेरा एक टारगेट होता है कि आप लोगों को केवल प्रश्न से वही उत्तर ना क्लियर करो जो उनके मुख्य हैं, उसके साथ में जो सहयोगी उत्तर है उनसे जुड़ी जो सूचना है वो भी मैं आपको प्रदान करूं। ठीक है, ताकि आपको एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन ही नहीं, हो सके तो 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ CGS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।